नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फरवरी माह में सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जिसमें सी सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी सेट क्या होता है? तो सी सेट में आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आपसे जो मैं प्रश्न पूछूंगा, इसमें आपको देखना है कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं और कितने प्रश्न नहीं बन रहे हैं। और जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं, आप समझ जाइए कि उसमें आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। बाकी आपको मैं एक्सप्लेनेशन तो दूंगा ही हर एक प्रश्न का। तो जिस टॉपिक में आप वीक होंगे उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है, ये हमारा इस सीरीज का भाग 3 होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होना है, आरंभिक परीक्षा का, और 29 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है। तो इसी के लिए हमारे एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज लाया गया है। यह टेस्ट सीरीज आपको सब इंस्पेक्टर के लिए कल से प्रारंभ हो जाएगा। 19 जनवरी से कल से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ये 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। यदि हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसका फीस 399 रुपीज है। तो यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक है टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो वो हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो सीजीपीएससी का जो टेस्ट है, इसमें आपको कुल 10 टेस्ट मिलेंगे। और ये जो 10 टेस्ट है, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। और साथ ही साथ इसका आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट दिया गया है। तो अभी अगला जो टेस्ट है वो 19 जनवरी को है। यदि आप आज एनरोल करते हैं तो आपका जो पुराना जो टेस्ट हो चुका है, वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवल केवल 399 रुपीज में। और यदि आपको पैसा संबंधित कुछ इशू है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो इसमें भी कुछ परसेंट ठीक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है। ये मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक, इसमें कुल 8 टेस्ट है। इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका एक मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक, जो टेस्ट होगा वो एग्जाम के पैटर्न के अनुकूल होगा। जैसा सिलेबस आपको मिलेगा देखने को, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आपका जो 19 तारीख यानी कि कल जो टेस्ट होगा, भारत का सामान्य अध्ययन का होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा, फिर कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, फिर मैथ्स रीजनिंग का होगा, फिर हिंदी इंग्लिश का होगा। और उसके बाद जो 3 जो मॉडल टेस्ट है, आपको पता होगा कि 100 प्रश्न होंगे। और ये जो 100 प्रश्न है 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न जो है 3 अंक का है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये टेस्ट। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, फिर से बता दूं, सब इंस्पेक्टर के लिए 99 रुपीज है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 399 यानी कि 400 रुपीज है। ठीक है, और कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? हम कोई भी भाषा की बात करें तो उसके कुछ अवयव होते हैं जिनसे मिलकर भाषा का निर्माण होता है। तो वो कौन कौन से अवयव होते हैं? तो वो होते हैं वर्ण। आप सभी को पता होगा, जैसे अ आ इ ई हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है? वर्ण होता है। शब्द, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है। पद, और अंत में वाक्य। ये 4 याद रखिएगा दोस्तों, ये 4 प्रमुख अवयव होते हैं जो किसी भी भाषा के निर्माण हेतु अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं इसका जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। ये आप याद रखिएगा, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब इनमें से कौन से प्रकार के हैं? तो देखिए, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें क्या गुणों की बात हो रही है, क्या उसका परिमाण बताया जा रहा है, या उसका सर्वनाम बताया जा रहा है? तो देखिए, यहाँ पे सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, कुत्तों की संख्या की। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुत्तों की संख्या देखें तो यहाँ पे कुत्तों की संख्या निश्चित नहीं है। सब कुत्ते मतलब
हमें नहीं पता कि वहां पे 5 कुत्ते हैं या 10 कुत्ते हैं या 20 कुत्ते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक, क्योंकि यहाँ पे संख्या क्या है, अनिश्चित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्तन अशुद्ध है? तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कृत्रिम, दयनीय, अक्षौहिणी, ये तीन शुद्ध है, बच गया ऋण। तो ये क्या है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ऋण क्या है, अशुद्ध बर्तन है। ऋण किस तरीके से लिखते हैं, ऋ ऋषि वाला ऋ होता है यहाँ पे, जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो वहां पे जो ऋषि वाला ऋण होता है वो इस्तेमाल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऋण, अशुद्ध बर्तन। अगला प्रश्न है, कस्तूरी शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कस्तूरी जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, नवरात्र में कौन सा समास है? देखिए नवरात्र, नवरात्र का अगर हम समास विग्रह करें तो नवरात्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे संख्यावाची शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, और हमें पता है कि कोई भी शब्द जो कि संख्यावाची होते हैं उनमें कौन सा समास होता है, उनमें द्विगु समास होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है हमारा, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए उल्लास का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत धन लास, और अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, आप देख सकते हैं हलंत किस में लगता है, व्यंजन संधि में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है अपकृष्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, अपकृष्ट। अगला प्रश्न है हमारा, अंधों में काना राजा का क्या अभिप्राय है? तो देखिए अंधों में काना राजा यह एक मुहावरा है जिसका अभिप्राय होता है अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। मतलब देखिए यहाँ पे अंधा और राजा भी काना, प्रजा अंधी है, राजा क्या है, काना, दोनों विकलांग है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना, मतलब अज्ञानी ये भी है और अज्ञानी ये भी है, अल्पज्ञ है ना। तो इसलिए कंपेयर करने के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, दुष्चरित्र की संधि क्या है? तो देखिए दुष्चरित्र की अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुधन चरित्र। याद रखिएगा इस बात को। और अगर हम इसके संधि के प्रकार की बात करें तो यह हो जाएगा विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग किस में लगता है, विसर्ग संधि में लगता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अगर हम बेईमान को दो भागों में बांटेंगे तो ये हो जाता है बे धन ईमान। बे और ईमान इन दो शब्दों से मिलकर बना है बेईमान। तो हम देख सकते हैं पहले क्या लगा है, बे, तो जो पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, बे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कर्मधारय समास का उदाहरण है, राजपुरुष, प्रतिदिन, चंद्रमुख या दाल रोटी। तो इसका सही उत्तर है सी, चंद्रमुख। कैसे, देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास वो होता है जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पे अगर हम चंद्रमुख की बात करें, चंद्रमुख, देखिए चंद्रमुख में यहाँ पे तुलना की गई है कि कहा जा रहा है जो मुख है वो कैसा है, वो चंद्र के समान है। तो मुख कैसा है, चंद्र के समान। तो देखिए जो चंद्र है ये क्या है, ये विशेषण है। विशेषण मतलब वो विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता, मुख की विशेषता। तो मुख क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमुख, जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, सीता को गाना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है, विधि सूचक, निषेध सूचक, अंता सूचक या विनम्रता सूचक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विधि सूचक। देखिए विधि सूचक क्या होता है, तो विधि सूचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को आज्ञा प्रदान करते हैं किसी चीज के लिए, कि आपको यह करना है या आपको वो करना है या आपको यह करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सीता को गाना चाहिए। मान लीजिए सीता जो है उसका रिश्ता आया हुआ है और जो लड़के वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमें सिंगर लड़की चाहिए।
हमें गायिका चाहिए। तो उसके जो माता पिता हो क्या कहा है कि सीता को अब गाना चाहिए, इनके आगे सीता को गाना चाहिए। तो चलिए सीता गाना गाओ। ठीक है, ये सीता को क्या कह रहे हैं, ये सीता को गाने के लिए कह रहे हैं, सीता को गाना चाहिए, तो वहां पे आज्ञा दे रहे हैं। तो इसलिए यह किसमें आ जाएगा, यह विधि सूचक वाक्य में आएगा। अगला प्रश्न है मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरुष सर्वनाम की। पुरुष सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे हम। पुरुष सर्वनाम, एक पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष। देखिए जब हम स्वयं के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैंने खाना खाया, तो वह उत्तम पुरुष में आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन। जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं तो वह होता है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। और जब हम किसी अन्य इंसान के बारे में बात करते हैं जो कि वहां उपस्थित नहीं होता, जैसे कि वह खाना खा रहा था, वह पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो वहां उपस्थित नहीं होता, तो उसे कहते हैं अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप। मतलब जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, आप यह कीजिए, आप वह कीजिए। ठीक। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूपक अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा, रूपक अलंकार क्या होता है, देखिए रूपक अलंकार में जब उपमेय और उपमान के बीच के भेद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और उन दोनों को एक बताया जाता है, वहां पे होता है रूपक अलंकार। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ पे चरण को कमल बताया गया है कि जो चरण है वो क्या है, कमल है, चरण कमल। ठीक है, तो चरण को ही कमल के समान बता दिया गया है। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान के बीच के भेद को क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसका एक और उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस वाक्य को। तो इस वाक्य को भी अगर आप देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे राम को रत्न के समान बताया गया है, मतलब राम रतन, रत्न के समान के रत्न ही बता दिया गया है राम को। तो इस तरीके के जो हमारा वाक्य होते हैं ये रूपक अलंकार में आते हैं। अगला प्रश्न है पूस की रात किस रचनाकार की रचना है। तो याद रखिएगा पूस की रात किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की उपभाषा, देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस बारे में बात किया था कि जो हिंदी है, हिंदी की 5 उपभाषाएं होती है और कुल 18 बोलियां हैं इन पांचों भाषाओं को मिलाकर। 5 उपभाषा कौन कौन सी है, वो 5 उपभाषा को याद रखने का एक ट्रिक होता है, इससे आप याद रखेंगे। ट्रिक है पप्पू वीर पहलवान है, पप्पू वीर पहलवान है। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले प से हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी, क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। पप्पू, पू से हो जाता है आपका पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पप्पू वीर पहलवान है। बी से होता है आपका बिहारी, बिहारी हिंदी। ठीक है, बी र से आपका हो जाता है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी। और प से आपका हो जाता है पहाड़ी हिंदी। तो ये टोटल 5 प्रकार की आपकी हिंदी की उपभाषाएं होती हैं। तो अब देखिए इसमें से हम देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी भी है, पहाड़ी भी है, लेकिन दक्षिणी हिंदी नाम की कोई भी उपभाषा नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी उपभाषा। अगला प्रश्न है हमारा देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू, क्योंकि देखिए हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी गई है, नेपाली भी देवनागरी लिपि को यूज करता है, मराठी में भी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है हमारा खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है। देखिए खट्टा दही, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो दही है वह खट्टा है, यानी कि दही की विशेषता बताई जा रही है कि दही कैसा है, खट्टा है, इसी उसका गुण बताया जा रहा है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए गुणवाचक विशेषण।
अगला है तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है। देखिए उत्तमावस्था मतलब जब हम किसी चीज की सबसे उत्तम अवस्था बताते हैं, जैसे कि कोई चीज सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कुछ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यह सबसे सुंदरतम है। यह क्या है, सबसे सुंदर को यह सुंदरतम है। कोई चीज सबसे ज्यादा उच्च है तो हम क्या कहेंगे, यह उच्चतम है, मतलब इससे उच्च और कुछ नहीं। कोई चीज है जो कि सबसे कोमल है तो हम क्या कहेंगे, यह कोमलतम है, मतलब इससे कोमल और कुछ नहीं। उसी तरीके से अगर कोई चीज सबसे शीतल होता है तो हम कहते हैं कि वह क्या शीतलतम, शीतलतम है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है शीतलतर, र लिखा हुआ है, म नहीं लिखा, तो यह गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शीतलतम जो है वह तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से उत्तम अवस्था में नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए नारी क्या है, क्या वह एक भाव है, जाति है, समूह है, या किसी व्यक्ति का नाम है। तो हम सब लोगों ने बचपन से ही सुना हुआ है नारी जाति या महिला जाति, औरत जाति, ठीक है, इस तरीके से सुना होगा। तो यह नारी क्या है, नारी एक जाति है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नारी भी एक जाति है, पुरुष भी एक जाति है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर है बी, जातिवाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में अब आपसे मिलेंगे कुछ अन्य नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर आप लोगों को कोई शंका है, कोई समाधान चाहते हैं आप, या आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ताकि इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है अगले वीडियो को अच्छे से और बनाने में। आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, अगर हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब आपको वो रिकमेंड करेगा देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।